हम लोग जो आज पढ़ेगा उसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस। ये जो अरेंजमेंट है इसमें देखो ए और बी ये दोनों का साथ में बीच में एक रेजिस्टेंस रखते हैं, बी का साथ सी में एक रेजिस्टेंस रखते हैं, सी टू डी एक रेजिस्टेंस रखते हैं और ए टू डी एक रेजिस्टेंस रहते हैं, जिसमें ऐसा करके ये रेजिस्टेंस को हम लोग रखेंगे बी और डी का अंदर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो बी और डी का अंदर में जो करंट फ्लो नहीं होता है इसको करने के लिए हम लोग जानते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी पॉइंट एंड डी पॉइंट, if the potential difference of B point and D point is zero, that means ये गैल्वेनोमीटर थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। हम लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर is used to detect the current in a circuit। तो जब A से कोई करंट फ्लो होता है, A इधर से करंट घुस रहा है, इधर से रेजिस्टेंस थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग जानते हैं एक रेजिस्टेंस थ्रू जब कोई करंट फ्लो होता है कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वो वोल्टेज ड्रॉप होता है कि I इंटू रेजिस्टेंस। एनीवे मैं बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे करके एडजस्ट करेंगे। और एक बात है इसमें है जो कि ये वाला जो पार्ट होता है इसमें हम लोग एक ये R जो है ये R होता है बेसिकली रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, इसको बढ़ाना घटाना पॉसिबल है। इसको ऐसे करके हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो बी और डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। सो अगर बी और डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा नो करंट विल बी फ्लोन थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो हम लोग और या एस इज द अननोन रेजिस्टेंस हियर, पी क्यू आर का रेजिस्टेंस हम लोग मालूम है क्या रेजिस्टेंस है, और एस इज द अननोन रेजिस्टेंस हियर, मतलब पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। सो ये आस एस अगर इधर चला जाएगा तो ये क्यू पी बाई क्यू इधर आने से क्या होता है क्यू बाई पी इंटू आर हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो देखते हैं, मैं लॉजिक बता दिया, अब देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। आई होप लॉजिक का ऊपर तुम लोगों का क्लियर हो गया। कोई डाउट्स है? सर वो समझ। हेलो हाँ बोलो। सर और बताइए ना। समझ नहीं आया आपको? ओके, एक बोर्ड शेयर करके दिखाई दे रहा है इसको। यस सर।
दिस इज योर बैटरी, इससे पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग क्या करेगा, इसमें 4 ठो रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ए टू बी, बी टू सी टू डी और ए टू डी। और इसका बी और डी का बीच में मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, एक सर्किट में करंट है कि वो देखने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। एक सर्किट में करंट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग ए टू बी एक रेजिस्टेंस यूज करूंगा, इसका नाम है पी। बी टू सी जो रेजिस्टेंस यूज करूंगा उसका नाम होगा क्यू। ए टू डी एक रेजिस्टेंस यूज करूंगा उसका नाम होता है आर। एंड सी टू डी एक रेजिस्टेंस यूज करूंगा जिसका नाम होता है एस। राइट, सो आर का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज रियोस्टैट, मतलब इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे करके एडजस्ट करूंगा सो दैट P by Q, so that P by Q is equal to, मतलब P का रेजिस्टेंस और R का रेजिस्टेंस, P और Q का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा R और S का रेजिस्टेंस का रेशियो का सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे करके लगाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेशियो, ये रेशियो को ऐसे करके लगाऊंगा, रेजिस्टेंस को ऐसे करके एडजस्ट करूंगा सो दैट पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ये दोनों का अंदर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ V मतलब VB इज इक्वल टू VD होता है। VB इज इक्वल टू VB होता है, मतलब B और D का पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। अगर ये इक्वल होगा ना, अगर ये इक्वल होगा, इन दैट केस B to D no current will be flown, B to D कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन कॉज फॉर द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो इधर से आई करंट मैं फ्लो कर रहा हूं, मैं इधर से आई करंट को फ्लो कर रहा हूं, तो इधर से जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आई करंट I1 निकल रहा है, मान लो इधर से जो निकल रहा है वो है I2, ये हो गया I1, ये हो गया I2, फिर इधर जो जा रहा है वही I1 जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ये वाला जो जा रहा है और इधर से एक्चुअली क्या होता है, जब इनिशियल तुम लगाओगे तब क्या होता है, इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IG। अंडरस्टूड? क्योंकि जो करंट गैल्वेनोमीटर थ्रू पास हो रहा है उसको हम लोग लिख रहा है IG,
तो बताओ मुझे इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना होगा। हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ा है, कैसे करके करंट डिवाइड हो जाता है हम लोग जानते हैं। ये I1 से अगर IG करंट चला गया थ्रू गैल्वेनोमीटर, सो इधर में क्या करंट जाएगा, I1 माइनस IG। अंडरस्टूड। तो क्या हो जाता है, ये वाला जो करंट है ये इधर से फ्लो हो रहा है, क्या करंट आ रहा है इधर से, IG। और इधर क्या करंट था, I2 था, तो इधर से क्या करंट फ्लो होगा, IG plus I2. करेक्ट, I2 प्लस IG। सो अल्टीमेटली इधर से जब करंट निकल रहा है तो ये दोनों पार्ट, दिस पार्ट और दिस पार्ट, अगर तुम ऐड करोगे देखो यू विल गेट I1 प्लस I2 एंड वी नो I1 प्लस I2 मतलब क्या होता है, I होता है, क्योंकि वही इधर ब्रेक डाउन हुआ था। I1 इधर से निकला था, I2 इधर से निकला था। तो फिर क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जितना I घुस रहा था सेम I इधर से निकल रहा है, लेकिन इधर का रेजिस्टेंस को मैं अगेन सेम बात ही बोल रहा है, इधर से जब रेजिस्टेंस जा रहा है इधर थ्रू रेजिस्टेंस पास हो रहा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, रेजिस्टेंस को हम ऐसे करके एडजस्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी विल रिमेन सेम। मतलब दोनों का अंदर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों का अंदर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। galvanometer will show zero deflection, galvanometer will show zero deflection, understood। galvanometer का काम क्या है मैं बताया था, galvanometer का ये काम है कि सर्किट में ये galvanometer सर्किट में कोई करंट का एग्जिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, करंट है कि नहीं वो टेस्ट करते हैं galvanometer। तो अगर B एंड D का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा दैट मींस नो करंट विल बी फ्लोन थ्रू इट, दैट मींस IG विल बी जीरो देयर। और इसमें क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो एरो शो करता है ये एरो मतलब होता है दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूज इन आवर रियल लाइफ हम लोग देखा है, जो फैन का रेगुलेटर होता है, हम लोग राइट साइड में लेफ्ट टू राइट साइड जब घुमाते हैं मतलब रेजिस्टेंस घटाते रहते हैं। मान लो 1 to 4 कर रहे हैं, मान लो 1 मतलब उसमें हाई रेजिस्टेंस फैन लेस घूम रहा है, कमती घूम रहा है, 2 उसे क्या कर रहा है और भी थोड़ा रेजिस्टेंस कमती कर रहा है तो फैन और भी तेज से घूम रहा है, थर्ड फैन और भी थोड़ा रेजिस्टेंस और भी कमती कर रहा है, रेजिस्टेंस फैन और भी तेज से घूम रहा है, जब 4 मतलब 4 इज द फाइनल, 4 में घुमा दिया मतलब रेजिस्टेंस एकदम मिनिमल कर दिया, दिस इज कॉल्ड द रियोस्टेट। वो टेक्निक यूज होता है फैन का रेगुलेटर पर। इसमें जो ये देख रहा है ये मतलब रियोस्टेट, मतलब रियोस्टेट का काम होता है इट इज वर्किंग एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट वर्क्स एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज होता है। सो इस ढंग का होता है। और हम लोग ये तो एक बात है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी एंड डी का अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो, नंबर वन पार्ट। नंबर टू क्या होगा, नंबर टू ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का वजह से, पोटेंशियल सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उसका वजह से नो करंट विल बी फ्लोन थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और क्या होता है कि इसको ऐसे करके मैं एडजस्ट करूंगा, ये रियोस्टेट थ्रू ऐसे करके एडजस्ट करूंगा सो दैट P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होता है। और हम लोग जानते हैं व्हाट इज R, आई हैव ऑलरेडी सेड R मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, R में हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के रखा है, और S में हम लोग लिखा है दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड। अगर ये दोनों मैं लगा के रखूंगा
अगर मैं दोनों लगा के रखूंगा देन इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू इंप्लाइज, हम लोग का S का पास अननोन रेजिस्टेंस है, इसका मेन लॉजिक वही होता है कि S निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना। S अगर इधर होगा तो R बाई P इंटू Q होगा, अंडरस्टूड। If you know the value of P, Q and R, that means तुम clearly इसको जान सकता है what is S. That is the logic of Wheatstone bridge. That is the logic of Wheatstone bridge. Clear? क्या डाउट है कहो? सर हम्म सर ये बी से लेके डी तक का ना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आएगा ना? yes, अगर जीरो आएगा that means IG will be zero, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो no current flown through over it. So galvanometer will be on the zero deflection mode, ठीक है। right? Anybody has any issue? तो चलो हम जाते हैं किताब में। किताब में क्या लिखा हुआ है देखते हो, देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज एन अरेंजमेंट of a four resistance used to determine one of these resistance quickly and accurately in terms of remaining three resistance. This method was first suggested by the British physicist Charles F. Wheatstone. So anyway, इसमें क्या हो जाता है, हम वही बोला है जो इसमें लिखा हुआ है। ये अरेंजमेंट का वजह से क्या होता है, वन ऑफ दिस रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली, ये रेजिस्टेंस का अंदर में कोई भी एक रेजिस्टेंस को क्विकली और एक्यूरेटली हम लोग निकाल के ले सकते हैं। तो इसमें जो मैं कहानी बोला वो कहानी इसमें है। और अननोन रेजिस्टेंस मान लेते हैं एस इज द अननोन रेजिस्टेंस हियर, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई पी डॉट आर। एक बात कह रहा था, तुम लोग हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? सर हम्म ये जो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S है ना, इसको तो मतलब S को एक जगह में रख के मतलब उसको तो ला दिया ना, तो उसका साथ में ना ये I1 माइनस IG और I2 प्लस IG का मतलब P लिंक मतलब क्या है ना, ये तो नहीं दिखा के भी डायरेक्ट। P मतलब दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, रेजिस्टेंस बिटवीन A टू B। B टू C होता है तुम्हारा Q रेजिस्टेंस है, A टू D होता है रेजिस्टेंस R, एंड C टू D टू C आर द रेजिस्टेंस बिटवीन S। तो इसको ऐसे करके हम लोग अरेंज करूंगा सो दैट B और D का पोटेंशियल डिफरेंस नील होता है। तुम अगर ये I1 माइनस G या फिर I2 प्लस G नहीं दिखाओगे तो हम लोग अगर कोई प्रूफ करने का समय में, एक प्रूफ है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ का डिराइव करेगा, किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव करेगा हम थ्रू किरचॉफ्स लॉ, वो पार्ट को हम दिखाने नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे करंट को दिखाना है। और इसमें करंट दिखाना इंपॉर्टेंट ये भी है, मुझे G थ्रू करंट नहीं पास कराना है। वी हैव टू मेक IG इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है, नंबर वन कंसेप्ट, जस्ट मिनट, नंबर वन कंसेप्ट है P और Q का रेशियो एंड R एंड S का रेशियो सेम होना है। नंबर टू कंसेप्ट B और D का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना है, सो दैट थ्रू गैल्वेनोमीटर नो करंट विल बी फ्लोन। दैट मींस गैल्वेनोमीटर विल बी इन द जीरो डिफ्लेक्शन मोड। ये वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन आल्सो, फॉर द पोटेंशियोमीटर आल्सो, या फिर फॉर मीटर ब्रिज आल्सो। इसलिए मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा है, गैल्वेनोमीटर विल बी ऑन द जीरो डिफ्लेक्शन मोड। अंडरस्टूड?
बताओ क्या क्वेश्चन है अगेन? सर बी टू डी गए ना, आई जी जो डी टू बी जा सकते हैं क्या? व्हाटएवर इट इज, तुम बी टू डी करो या फिर डी टू बी करो, अल्टीमेटली मेरा काम वही है। मेरा काम वो है कि मुझे जी थ्रू कोई करंट पास कराना नहीं है। तो बी टू डी करो या डी बी टू बी करो, मतलब सीधा करंट का डायरेक्शन होगा ए टू बी टू सी एज वेल एज ए टू डी एंड डी टू सी। ओके ठीक है? सर। Anybody has any question on it? सर आपको होना है मतलब कि इसको हम लोग ऐसे करके बनाएगा ना खुद से अपना मर्जी से। हाँ, is so as adjusted. You will, if you see the word, इसमें लिखा जाता है कि हाँ, इसको हम लोग बनाएगा रेजिस्टेंस करके। मैं जो लॉजिक बोला है ये लॉजिक के ऊपर ही काम करते हैं कि हम लोग R इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग ऐसे करके एडजस्ट करूंगा सो दैट आई जी बिकम जीरो, सो दैट आई जी बिकम जीरो। मतलब P और Q का रेजिस्टेंस एंड R और S रेशियोज जो है इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा, B टू D कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बताओ। सर वो जो करंट जो क्लॉकवाइज पास हो रहा है ना, तो हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि क्लॉकवाइज तो बनाने के बाद तो कैसे मालूम चलेगा कि यही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है बोल तुम के? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दो, तुम एंटी क्लॉकवाइज क्यों, तुम क्लॉकवाइज घुमाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर से क्या होता है, इन जनरल केस, इन जनरल सेंस में हमारा देखो इधर पॉजिटिव है, हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल जो करंट फ्लो हो रहा है इधर से स्टार्ट होके इधर से इधर जा रहा है। जस्ट सिंपल सर्किट दिया, एकदम सिंपल सर्किट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने का कोई बात नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल मोस्ट। इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इसको जाके इधर क्या होता है, हम लोग जाकर देखते हैं कि तार को अगर तुम ऐसे करके डिवाइड कर दोगे तो आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो स्प्लिट हो जाता है दो साइड में। एक जगह में I1 जा रहा है और एक जगह में I2 जा रहा है। जब इधर से इधर तक इधर पहुंचा है तो हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे करके एडजस्ट करना शुरू करूंगा सो दैट क्या होता है, बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है। अगर पोटेंशियल सेम हो गया दैट मींस क्या होता है, जी जीरो डिफ्लेक्शन मोड में चला गया। दैट मींस क्या होगा, करंट इधर से चला जाएगा, ये इधर से चला जाएगा, जाके फिर आके अल्टीमेटली इधर से निकल के आ गया, बस खत्म। और ऐसे करके रेजिस्टेंस को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट पी और क्यू का रेशियो, आर और एस का रेशियो सेम होगा, और बी टू डी तुम्हारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बस बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तुम क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तुम्हारा मर्जी से घुमाओ ना। इतना तुम्हारा डेप्थ में, और डेप्थ है ही नहीं, डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलेगा, डेप्थ है नहीं इसका कुछ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? नो सर कुछ नहीं। ओके सर सर मतलब ना हम लोग P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होने से हम लोग बोल सकते हैं ना बी डी में वो पास नहीं होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। सुनो, ये जो रेजिस्टेंस का रेशियो को हम लोग को इक्वल करना है, दो ठो केस इसमें करना है। नंबर वन, पी क्यू आर और एस, पी बाई क्यू और आर बाई एस का रेशियो सेम करना है। और क्या करना है, बी और डी का रेशियो, दो ठो कंडीशन है, एक है रेशियो सेम करना है और सेकेंड कंडीशन है कि बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है। समझ गए? दो कंडीशन, डू नॉट स्किप एनी वन ऑफ देम। नंबर वन, बी और डी का
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम करना है, सो दैट नो करंट थ्रू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. Galvanometer will remain in the zero deflection mode. Understood? Yes, sir. So इसको हम लोग डिराइव करेगा डेरिवेशन ऑफ द बैलेंस कंडीशन. तो जब भी जी को जीरो डिफ्लेक्शन मोड में लेके आ जाएगा, दैट मीन्स क्या होता है, इट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन. ये कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं. चलो देखो, बहुत सिंपल ये लॉ को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं. इन दिस सिचुएशन की डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. द करंट थ्रू आवाज वेरियस. कट रहा है. बाकी लोग ठीक ठाक सुन रहे हैं? सर अभी क्लियर है. हाँ, सुनाई नहीं दे रहा सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. मेरा तो कनेक्शन ठीक है. डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जी जीरो डिफ्लेक्शन मोड में है. ये कंडीशन को हम लोग कहता है बैलेंस कंडीशन. क्या होता है इसमें, इन अकॉर्डेंस विद द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस आर शोन इन दिस. मैं तो बता दिया. किरचॉफ सेकंड लॉ से अगर मैं ए बी डी ए लूप में जाऊंगा, ए बी डी ए लूप थ्रू सर। जाऊं. हाँ सर थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा. ये वाला जो बैलेंस कंडीशन है, ये वाला जो बैलेंस कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ए बी डी ए एक लूप है. देखो सिंपल बात है, हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज घुमा रहा है. तो मेरा डायरेक्शन क्या जा रहा है, I1. ये रेजिस्टेंस कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस खा रहा है, बड़ा सिंपल सा बात है. I1 का कनेक्शन गया है इनटू P, मतलब क्या होता है I1 में इनटू P. मेरा डायरेक्शन और ये वाला एज्यूम डायरेक्शन दोनों मिल गया बोल के I1 इंटू P लिख सकते हैं हम. फिर इधर से करंट आवाज कट रहा है. हेलो सर तो क्या होता है, कटने से बताओ मुझे. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. किरचॉफ सेकंड लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं ए बी डी ए लूप थ्रू. I1 into P, मेरा assumed direction is clockwise और इधर given direction of the circuit is this. ये एरो साइन जा रहा है और ये एरो साइन जा रहा है. मेरा assumed direction क्या है, ये clockwise हम लोग पकड़ा है. I1 into P प्लस क्या होता है, मेरा assumed direction और सर्किट डायरेक्शन इज द सेम. दैट मींस क्या होगा, IG. G भी एक रेजिस्टेंस होता है बेसिकली. गैल्वेनोमीटर का जो G है, इट इज अ रेजिस्टेंस. तो प्लस I1 into G, I1 into G किया है. फिर assumed एंड सर्किट डायरेक्शन देखो ऑपोजिट हो गया. इधर R था, ये assumed डायरेक्शन क्या था, सर्किट डायरेक्शन इधर से इधर तक जाने का चाहिए था. लेकिन ये I2 जो है इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं माइनस I2R. समझ में आया? सर I2 जो किसका साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है? ये जो I2 है, हम लोग एज्यूम डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज. ये जो डायरेक्शन, ये जो तुम लोग ये देख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहा है, और गिवन डायरेक्शन के I2 का डायरेक्शन ये है. तो एज्यूम डायरेक्शन एंड गिवन डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर. यस सर. तो मैं पढ़ाया था कि assumed डायरेक्शन और गिवन डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा, दैट मींस साइन विल बी माइनस. अंडरस्टूड? नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया. तो इसका थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ईएमएफ नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू 0 कर दिया. एबीडी लूप में कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा, ईएमएफ नहीं है, तो डायरेक्ट 0 कर दिया इसको. नेक्स्ट लूप में जाते हैं. नेक्स्ट लूप में जब हम लोग जा रहे हैं, तो अभी देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको मेरा किताब में आ जाओ, बड़ा इजी होगा समझने के लिए.
देखो ये P बाई क्यू आर बाई एस हो गया। ये देखो ये क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो हम लोग जानता है कि IG तो 0 होगा, हम लोग ये जानता है कि IG 0 होगा, तो इधर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। IG अगर तुम 0 होगा तो ये IgG टर्म नहीं रहेगा, तो दैट मीन्स क्या हो गया, I1P माइनस I2R हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्या होता है BCDB। BCDB मतलब क्या होता है, इधर से क्या करंट जा रहा है, BC थ्रू। मेरा देखो इधर भी मैं क्लॉकवाइज ले लिया, BC मतलब I1 माइनस G इंटू Q होगा, क्योंकि मेरा गिवन डायरेक्शन एंड एज्यूम डायरेक्शन आर इन द सेम वे, तो I1 माइनस IG इंटू Q, I1 माइनस IG इंटू Q माइनस Q माइनस हो रहा है क्योंकि मेरा एज्यूम डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाता है I2 प्लस IG इंटू एस होगा, सिंबल क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मेरा एज्यूम डायरेक्शन दिस एंड गिवन डायरेक्शन दिस, completely opposite, so that's why it is coming minus। और ये घूम के जा रहा है, ये जो तुम्हारा घूम रहा है करंट, इसका थ्रू जाके इधर से निकल के, आवाज रुक रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, क्लियर आ रहा है साउंड? हाँ हेलो, सर। तो ये वाला क्या होता है, ये माइनस सर। हो गया। हाँ हेलो बोलो। कुछ नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, इधर से ये एज्यूम डायरेक्शन और ये हो गया गिवन डायरेक्शन, इसमें क्या हो गया, इसमें भी ऑपोजिट हो रहा है क्योंकि IG इंटू जी है, वो क्या था, मेरा एज्यूम डायरेक्शन और गिवन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, सो माइनस IG इंटू जी होगा। देखो माइनस IG इंटू जी हो गया, नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है बोल के। अल्टीमेटली ओवरऑल पोटेंशियल कितना होता है, 0 हो गया। अगेन वी नो कि IG गैल्वेनोमीटर थ्रू जो करंट है, गैल्वेनोमीटर थ्रू करंट बन गया ऑपोजिट, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर थ्रू करंट अगर 0 हो जाएगा, दैट मींस क्या होता है, I1 into Q, I1 into Q and I2 into S will be there, बाकी IG वाला जो पार्ट है वो सारे नील हो जाएगा, दैट मींस IG हो गया। Yes, sir. सर वो लूप BCDB को वापस से समझिए ना। ये वाला पार्ट है BCDB, BC थ्रू जब करंट फ्लो हो रहा है और ये जो एज्यूम डायरेक्शन है, तो क्या होता है कि I1 माइनस IG इंटू Q होगा, एज्यूम डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन सेम, I1 माइनस IG इंटू Q, फिर क्या होता है, एज्यूम डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन ऑपोजिट का वजह क्या होगा, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। अंडरस्टूड? फिर ये डायरेक्शन से जब इधर से इधर गया, मतलब क्या होगा, एज्यूम डायरेक्शन ये घूम के इधर जा रहा है और गिवन डायरेक्शन इज नाउ ऑपोजिट, सो दैट मींस माइनस IG डॉट G होगा, राइट? हाँ सर। सो दैट मींस अगर ये हो जाएगा तो देखो इसमें माइनस IG इंटू जी हो रहा है इज इक्वल टू 0, तो IG का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, हट जाएगा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गायब हो जाएगा, इधर IG गायब हो जाएगा, इधर IG गायब हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या पड़ा रहेगा, IG 0, तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S दैट इज इक्वल टू 0, फिर माइनस को इधर से लेके आने से इज इक्वल टू हो जाएगा। Yes, 1 sir. और 2 को तुम अगर रेशियो बनाओगे, I1P by I1Q is equal to I2R by R2S, अगर डिवाइड करोगे तो देखो you will get what, P by Q is equal to R by S। समझ में आया? So this is the derivation of the Wheatstone bridge using Kirchhoff's law।
समझ गए? बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर ब्रिज का है, सॉरी, ब्रिज का है। ब्रिज ऊपर में है, ये वाला सर ब्रिज है। बीडी है क्या ब्रिज? हाँ हाँ, सर बीडी जो है वो है ब्रिज, पूरा ही ब्रिज है। तो ये ना व्हीटस्टोन पूरा ब्रिज है? का सर्किट है ना, ये पूरा सर्किट ही है और व्हीटस्टोन जो ब्रिज का सर्किट को सर्किट। ब्रिज बोला। हाँ ठीक है। सर हाँ, सर हमको वो डायरेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब कैसे मालूम चलेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन है क्लॉकवाइज होने से? थोड़ा सा होल्ड करो तो लाइन को। अब देखो क्या सर होता है। हाँ बोलो। सर आप जो पढ़ाया था सर, उसका उसका वो हेडिंग क्या हुआ सर? किसका हेडिंग? ये जो पढ़ाया? आप जो प्रूव किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी पढ़ा रहा था उसका है डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ओ होगा सर वो। इसका ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल्स भी दे रहे हैं, वो ध्यान से समझो। देखो इसमें ये तार को थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ये बी को थोड़ा सा ऊपर तरफ खींचो और डी को थोड़ा नीचे तरफ खींचो अकॉर्डिंग टू आवर माउस। ये बी को इधर से इधर खींचो, डी को इधर से इधर खींचो, तो अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है? ऐसा शेप आ ये गया ना। सब कैसे, क्या को सॉरी, खींचो बोल रहे हैं? इधर से बी को तार को लेके मतलब हाँ। ऐसा करके खींचोगे, ये एक सर्किट दिया गया है। ये बी तार को लेके अगर तुम ये डायरेक्शन में खींचोगे और डी को लेके तुम ये डायरेक्शन में खींचोगे तो ऐसा वाला शेप आ जाएगा ना। एक इमेजिनेशन करो, और बी आ जाएगा, बी टू डी हो जाएगा, ये स्ट्रेट वाला पार्ट, हाँ। राइट? अच्छा, तो अब मुझे करना क्या है? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स शोन इन फिगर्स। बैटरी थ्रू कितना करंट फ्लो होगा उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखो क्या होता है इसमें। सर रुकिए ना। ठीक है ये पार्ट। अब मुझे बता रहा है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। मुझे कैलकुलेट करना कि नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर थ्रू करंट कैसे ड्रॉ करना है। नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स एक्चुअली नहीं है, मुझे दिखाना पड़ता है कि बीडी, इसका मतलब ये है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। इसको मतलब ये दिखाना पड़ता है बीडी थ्रू कितना करंट जा रहा है। एक स्थान सॉन्ग कहीं से मिला था, तो वेरी गुड सॉन्ग। सर नहीं आ रहा है आपका आवाज? कुछ नहीं बोला है। हेलो हेलो। जस्ट अ मिनट। देखो इसमें बोला है कि ये जो रेजिस्टेंस दिया है, बोला है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बड़ा बात है कि इसमें इसका थ्रू रेजिस्टेंस कितना होगा और करंट, ये रेजिस्टेंस थ्रू, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका थ्रू, ये जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं, इसका थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो मुझे बताना है। अगर हमको बताना है
इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर नहीं बता पाऊंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा इसका थ्रू करंट कितना फ्लो होगा। तो मेरा फर्स्ट काम जो है, ये जो लूप ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स दिया गया है, ये जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स दिया गया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अगर तुम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो तुम निकाल दिया, इट इज आर, तुम बोल रहे हो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर, मतलब ये लूप नेटवर्क नहीं जाके एक ही रेजिस्टेंस में लगाने से हो जाता है आर। तुम्हारे पास वोल्ट है तो हम लोग जानता है इप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर। मुझे निकालना क्या है, करंट ड्रॉन, मतलब इसका नेटवर्क थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, मतलब मुझे निकालना है आई। और हम लोग जानता है आई इज इक्वल इप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इनटू आर। सो आर अगर इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, इप्सिलॉन बाई आर हो जाएगा। यस सर। एंड आर मतलब क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर मतलब क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं फर्स्ट, मेरा काम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना। मेरा साम्स पहले समझो, साम्स मैं आधा करा दूंगा, आधा तुम खुद से करोगे। तो इसीलिए तुम्हें साम्स को बहुत अच्छे से समझना है। इधर से इधर बैटरी लगाया, करंट इधर से इधर फ्लो अप हो रहा है, इधर तक जा रहा है। इधर से जो फ्लो होके इधर आ रहा है ना, तो इधर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मिलेगा। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर तुम मिल गया और ये वाला पार्ट वोल्टेज तुम्हारा पास है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलके मान लो द वैल्यू ऑफ इट इज आर। और ये जो V है, दिस इज इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन बाई आर होने से क्या होगा, करंट। दैट इज करंट। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो करंट तो मिल जाओगे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा, मैं जस्ट तुमको इंडिकेशन कराऊंगा, मैं तुमको फुल सम्स करा के नहीं दूंगा। फुल सम्स ये डॉक्यूमेंट्स में सॉल्व तो है ही। पहले मुझे टारगेट क्या है, ये जो नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, राइट? चलो देखते हैं कैसे निकालेगा। फर्स्ट मुझे करना क्या है, देखो ये जो सर्किट है, ये बी को इधर से खींचा है और डी को इधर से खींचा है, तो ऐसे सर्किट बन गया। देखो ये देखने के लिए थोड़ा सा गैल्वानोमीटर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है ना? यस सर। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, सो दैट मीन्स क्या होता है, हम अगर ऐसा कुछ प्रूफ करो कि ये 5 ओम थ्रू कोई भी रेजिस्टर, ये 5 ओम थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो अगर दिखा दूंगा तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज में और ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। चलो देखते हैं कैसे होता है। सर हाँ बोलो। एक सेकंड। हाँ बताओ क्या बोल रहा था। आप अभी जो सीरीज वाला बात बोला उसको दोबारा बोलिए ना। मैं ये बता रहा हूँ, ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है ना? हाँ। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर मैं इधर से प्रूफ कर दूं कि ये 5 ओम जो रेजिस्टेंस है ये रहना नहीं रहना बात बराबर ही है, इसको रहना नहीं रहना बात बराबर ही है। दैट मींस 1 और 2 को मैं सीरीज में ले लिया, 2 और 4 को मैं सीरीज में ले लिया। तो सीरीज में लेने से रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। सो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। फिर इधर क्या हो गया, 2 प्लस 4 क्या हो गया, 6 हो गया। उस दोनों को पैरेलल निकालने से मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाऊंगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। सो अब क्या करेगा, देखो तो ये 5 ओम थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ए बी बाई बी सी करूंगा
और AD by DC करूंगा, AB by BC करूंगा और AD by DC करूंगा। अगर रेशियो सेम हो रहा है दैट मींस हम बोलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज इफेक्ट्स, इसका थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो दैट मींस AB by BC, देखो AB by BC है, सो इट इज 1/2। AD by DC देखो 2/4, ultimately ratio are the same, this ratio by this and this by this ratio आ गया। Yes, sir. रेशियो सेम होने का वजह से ये हो गया 1/2। तो अगर रेशियो सेम हो गया दैट मींस वी कैन से नो करंट इज फ्लोन थ्रू द BD पॉइंट। सर रेशियो सेम हो गया मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम है ऐसा बोल रहे हैं ना? रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज काम हो जाएगा ना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का लॉजिक क्या था, दो लॉजिक साइमल्टेनियसली चलता है। एक होता है B और D का, एक होता है कि ये रेशियो सेम होगा, सुनो, एक होता है रेशियो सेम होगा एज वेल एज ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर ये दोनों का रेशियो सेम है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा, दैट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें काम करते हैं। और काम करते हैं मतलब क्या हो गया, ये दोनों इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। बताओ क्या बोल रहा है, अंतिका बोलो। समझ गया। तो रेशियो तो हम बोल सकते हैं 5 ओम रहना नहीं रहना बात बराबर है। सो वी कैन रिकंस्ट्रक्ट इट। कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा इसको, हम लोग ऐसे करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मैं। ये हो गया। और देखो मैं इसको ऐसा हो गया सर सिस्टम, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये क्या हो गया 3 ओम है, नहीं सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, ये 2 ओम है, फिर ये 4 ओम है। अंडरस्टूड? क्योंकि 5 ओम को हम डायरेक्ट ओमिट कर रहे हैं। जो 5 ओम इसमें दिख रहा है कि इसको हम डायरेक्ट ओमिट कर रहे हैं, उसका थ्रू कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, सो उसको लेके मेरा फायदा नहीं है। समझ में आया? हाँ। सो देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों का सीरीज में होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 3। ये दोनों भी सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 6। तो पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यू नो इट इज वेरी सिंपल वे, 1/3 प्लस 1/6 1/2। इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2 आएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 है, वोल्ट कितना है
4। तो हम लोग इप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर जानते हैं। सो आई इज इक्वल टू कितना होगा? इप्सिलॉन बाई आर। इप्सिलॉन मतलब कितना होगा इधर? 4/2। दैट मीन्स कितना एम्पियर होगा? 2 एम्पियर चलेगा। सिंपल है ना सम्स? यस सर। पहले वाला से सिंपल है। पहले वाला मतलब किरचॉफ्स लॉ का? हाँ। उसको अच्छा से देखो, बहुत ही सिंपल है वो। नहीं समझेगा तो मुझे पूछ लेना बाद में। तो ये सम्स इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं, आ जाओ कि मीटर ब्रिज लेके काम करेगा हम लोग। मीटर ब्रिज क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है ये? इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का लॉजिक तुम लोग जानते हैं, होता है क्या है ये? P by Q is equal to R by S। वो लॉजिक चलाते हैं हम लोग। चलो देखते हैं कैसे करेगा ये। देखो ये वाला सर्किट को, इधर क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है। कार्डबोर्ड लेने के बाद इसका ऊपर क्या होता है, एल शेप लगा के रखते हैं। ये एल शेप लगा के रखता है, ये ए और ये बी। मेटालिक कंडक्टर लगा के रखा है, इधर भी एक मेटालिक कंडक्टर लगा के रखा है। और क्या होता है, इधर से एक तार जो है इधर से ये गया है प्लस, और इधर से जो गया है वो इधर से माइनस किया है, और ए बी को कनेक्ट करके दिया है। इधर से P से एक तार निकल के आया, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, और इधर एक गैल्वेनोमीटर है। रेजिस्टेंस बॉक्स इधर निकालने का वजह वही है कि गैल्वेनोमीटर इज वेरी मच सोफिस्टिकेटेड। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड होता है। अचानक कोई करंट इसका ऊपर फ्लो हो जाने से क्या हो जाता है, वो खराब होने का चांसेस होता है। इसीलिए वो गैल्वेनोमीटर के पहले एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के रखा गया है, राइट? तो उसको जब लगाएगा हम, तो लगाने का वजह से ये जो लेंथ ऑफ वायर है, मान लो दिस इज 100 सेंटीमीटर। ए टू बी एक तार कनेक्टेड है जो कि 100 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट का बीच में, ये दोनों पॉइंट का बीच में एक रेजिस्टेंस लगा गया है, और इधर से एक वायर लेके इधर रेजिस्टेंस बॉक्स है और इधर गैल्वेनोमीटर है। सर्किट को बहुत अच्छे से समझो। और इधर क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है। देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि देखो ए टू, ये वाला जो इधर क्या करता है, एक मूविंग जॉकी लगाता है। इसका नाम है जॉकी। रेडियो जॉकी नहीं है, मतलब ये एक मूवमेंट स्विच लगाता है, मूवमेंट, ये मूव करता है। ये वाला पार्ट को मैं बता रहा है। ये जो एरो साइन है, ये जो एरो साइन है, ये क्या करता है, मूव करते हैं। ए टू बी, बी टू बी जाते हैं, बी टू ये मूव कर सकते हैं पूरा ए टू बी वायर। अब क्या होता है कि ये वाला पार्ट थ्रू जब इसको मैं मूव करूंगा, इधर से मूव करना शुरू कर रहा है, और मैं गैल्वेनोमीटर को वॉच कर रहा हूं। तो गैल्वेनोमीटर का जो वॉच कर रहा हूं, तो देखिएगा गैल्वेनोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन मोड लाना है। क्या लाना है मुझे? जीरो डिफ्लेक्शन मोड लाना है। तो देखा गया है कि सी पॉइंट में सर। आके
बताओ। सर हम डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये फिर से बता सकते हैं क्या? कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था? सर वो जो आप केस स्टडी पढ़ा रहा था ना वहाँ से, आप ये टॉपिक को सब बता। केस स्टडी फुल समझ के किया है ना? नहीं सर। ठीक है, केस स्टडी का वीडियो देख लो, हम अपलोड कर दूंगा वीडियो को। और ये वाला पार्ट को देखो यस सर। कैसे होता है ये मीटर ब्रिज का। हाँ सर। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मीटर ब्रिज। ये होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या हो जाता है, ये कार्डबोर्ड है जिसमें ये एल मेटालिक मेटल है, ऐसे एल शेप मेटल्स है। और इसका बीच में क्या होता है, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स, और इधर क्या होता है, ये दोनों का बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज एस। ये ए टू बी एक वायर है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। और इधर से जो सर ये आपका वाला, हाँ बोलो। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। क्या हो रहा है कि ये ए टू बी जो तार है, पूरा तार का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। इसका सर्किट पहले समझो, बाकी कोई टफ चीज नहीं है। 2-4 लाइन का डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, लेकिन इसका सर्किट तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि ये मैं बोला है, ये तार है, ये बैटरी है, इसका प्लस साइन और ये माइनस साइन। ये एक कार्डबोर्ड का ऊपर ये शेप किया गया है। ये ए का साथ ऊपर एक जो इधर एक एल शेप मेटल है, प्लेट है, इधर भी बी जो है इधर से एल शेप मेटल प्लेट है। ये दोनों का पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है जिसको आरबी, आरबी का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये दोनों का बीच में रेजिस्टेंस रखा हुआ है जिसका वैल्यू होता है एस, मतलब रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, इधर से मैं एक तार लगाया, इधर गैल्वानोमीटर एस्टेब्लिश किया है, और इधर जॉकी लगा हुआ है जो क्या होता है ऐसे करके मूव करता है। और क्या होता है, गैल्वानोमीटर का पहले रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। गैल्वानोमीटर पर पहले रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। जो रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा हुआ है, क्या होता है, वो मूव करता है इधर से इधर। ये जो मूव करता है, हमको मूव कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा जगह में आके गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन मोड में चला जाता है, कौन सा पोजीशन में आके गैल्वानोमीटर कम्स टू द जीरो डिफ्लेक्शन मोड। तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो देखा है कि मान लो ए टू सी, सी पोजीशन में देखा गया है कि मतलब एल लेंथ, ए से अगर ये सी का लेंथ है मान लो एल, आके क्या हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन मोड हो गया गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की वजह से ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने का जरूरी क्या है, बिकॉज ऑफ गैल्वानोमीटर इज वेरी सोफिस्टिकेटेड आइटम, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। तो अचानक हेवी करंट आ जाएगा तो गैल्वानोमीटर कुड बी डैमेज्ड, सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। सो हेवी करंट आने से भी रेजिस्टेंस इसको रुका देते हैं। अंडरस्टूड? मेरा काम है गैल्वानोमीटर को जीरो डिफ्लेक्शन मोड में आना। तो देखा सी मूव में जाके, दिस इज जॉकी, ये मूव करता है, सी पॉइंट में जाके देख रहे हैं गैल्वानोमीटर कम्स इनटू द जीरो डिफ्लेक्शन मोड, आ गया। दिस इज एल, और ये पार्ट क्या होगा, 100 माइनस एल होगा। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ओवरऑल जो लेंथ ए टू बी इज 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। सर्किट क्लियर है सबके लिए? सर क्यू जो कहाँ से कहाँ तक है? क्या क्यू? हाँ ये क्यू ये पॉइंट को बता रहा है, ये पॉइंट का क्यू है। सॉरी सॉरी, हम गलत बोल रहे हैं। क्यू ये पॉइंट नहीं है, ये है तुम्हारा ये वाला, सॉरी, क्यू ये है B2C, समझ गए? P है तुम्हारा AC और Q है BC। ठीक है? सर तो ये बीच, हेलो।
सर हाँ बताओ। ये तब तो सर ये पॉइंट बीच में क्या कर रहा है? ये पॉइंट जो है सी, नो सर, पी एन क्यू। पी कोई पॉइंट नहीं है, इधर से इधर तक एसी को हम लोग पी कह रहे हैं और ओ बीसी को हम लोग क्यू कह रहे हैं। सर हाँ बताओ। सर एसएलआर में है ना कि पी और क्यू, मतलब इसमें पी और क्यू जो वो है रेजिस्टेंस। पी और क्यू जो है, रेजिस्टेंस। एक मिनट होल्ड करो लाइन को। देखो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चौकी को जो मूव कर रहे हैं, ये चौकी को जो तुम मूव कर रहे हैं, तो सी पोजीशन में आके गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन मोड में हो गया। ए बी इज टोटल लेंथ, जिसका लेंथ है कि 100 सेंटीमीटर। ये जो P पकड़ा है, P मतलब A टू C का अंदर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज P, और B टू C का अंदर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड Q। ठीक है, यस सर। अब क्या करेगा, देखो ये वाला जो पार्ट है, S is your unknown resistance, this is your S is your unknown resistance, right? सर्किट क्लियर है तुम लोगों का? कोई तकलीफ नहीं है? तो हम प्रोसीड करते हैं। देखो नहीं सर। हाँ हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो P बाई क्यू, ये AC जो है वो है P, BC जो है वो है Q, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है कि उसका जगह में हम लोग जो लिख रहे हैं दैट इज सिग्मा इंटू एल। सिग्मा क्या होता है, इसमें सिग्मा होता है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। टोटल अगर एल होगा, टोटल अगर एल होगा तो 1 यूनिट के लिए सिग्मा, 1 यूनिट के लिए यूज हो रहा है सिग्मा, तो एल यूनिट के लिए कितना होगा, सिग्मा इंटू एल होगा। अंडरस्टूड? यस सर। क्यू क्या है, पूरा का रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, वो भी सिग्मा ही होगा। लेंथ कितना है, 100 माइनस एल, लेंथ कितना है 100 माइनस एल, तो सिग्मा इंटू 100 माइनस एल हो गया। इसीलिए मैं P का जगह में सिग्मा एल लिख दिया और Q का जगह में सिग्मा इंटू 100 माइनस एल लिख दिया। सिग्मा और सिग्मा कैंसल्ड आउट, क्या बन जाता है, L बाई 100 माइनस एल। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से जो पढ़ा है R और S, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसको हम लोग मार्क करके रखना, याद रखो दिस इज R, दिस इज S। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज P, ये वाला जो P है और ये वाला जो Q है, हम लोग लिख सकते हैं P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, क्योंकि ये लेंथ, ये R, ये इधर रेजिस्टेंस है और इधर रेजिस्टेंस है, तो हम लोग P बाई Q और R बाई S लिख सकते हैं। ये अगर करेगा रेजिस्टेंस बॉक्स, तो दिस इज द नोन रेजिस्टेंस, और इसमें क्या होता है, रियोस्टेट रहते हैं। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें रहते हैं। और S इज योर अननोन रेजिस्टेंस, S क्या होता है, दिस इज योर unknown resistance, we need to calculate the value of S. So when we proceed, P by Q का जगह मैं R by S लिख दिया, ये तो सिग्मा सिग्मा कैंसल आउट हो गया, L by 100 माइनस L हो गया। अगर R by S इज इक्वल टू L by 100 माइनस L हो जाता है, अब ये दोनों को क्या करता है, रिवर्स करेगा, इट गिव्स यू S by R और दिस इज 100 माइनस L by L।
दैट मीन्स ये R जो है इधर उठ के आ गया। दैट मीन्स क्या होता है, S इज इक्वल टू R into 100 minus L by L। And this is the meter bridge, this is the working function of the meter bridge। अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है सर। किसी का कोई और एक बार प्रॉब्लम? बोलिए। हाँ हाँ, और एक बार बोलिए। ये क्या हो रहा है देखो इसमें, अगेन आई एम टेलिंग दिस इज कार्डबोर्ड, एल शेप्ड मेटल है इसमें, इधर भी एक मेटल लगा हुआ है, इधर से जो रेजिस्टेंस बॉक्स है दिस इज आर, this is variable resistance and we know, and each and every time we know the value of this is unknown resistance, we have to find the resistance of it। इधर से एक वायर लगा के इधर गैल्वेनोमीटर लगाया और इधर एक मूवेबल स्विच लगा हुआ है जिसको जॉकी कहते हैं, हम लोग जिसको जॉकी कहते हैं। तो ये मूवेबल है, तो जो जॉकी है ये जो मूवेबल है ये एक जगह में जाके देख रहा है कि ये जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या मिल गया, जीरो डिफ्लेक्शन हम लोग मिल गया। तो गैल्वेनोमीटर के पहले जो आरबी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ टू सेव द गैल्वेनोमीटर, if more current comes through it, so galvanometer is a sophisticated device, it can be damaged। तो ये आरबी हो गया। तो अल्टीमेटली इधर जाके जब लॉस हो गया सो क्या हो जाता है, A to C जो है इस लेंथ का रेजिस्टेंस है P, और B to C जो है ये लेंथ का रेजिस्टेंस होता है Q। Understood the circuit? And R is here, और A to B का डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है, इट इज 100 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। कोई एक बोल रहा था जो रिपीट करने के लिए बोल रहा था, अयंतिका ना? हाँ सर। समझ में आया ये पार्ट? हाँ सर, हमको सिर्फ नीचे वाला नहीं समझ में आया था, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया था लगा था। तो इसमें क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है P बाई Q जो है, P का लेंथ कितना है, P का लेंथ कितना है L, लेकिन P क्या होता है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ AC, तो P लगा दिया और Q लगा दिया। तो अभी रेजिस्टेंस कितना होगा, यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है सिग्मा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 यूनिट का 1 मान लो, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मान लो। अगर तुम्हारा सिग्मा होगा तो L सेंटीमीटर कितना होगा, सिग्मा इंटू L। एक यूनिट का रेजिस्टेंस अगर सिग्मा होगा, 2 यूनिट का कितना होगा, 2 सिग्मा। 3 यूनिट का सिग्मा रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 सिग्मा। L यूनिट का सिग्मा कितना होगा, L सिग्मा। समझ में आया? यस सर। गेट माय पॉइंट? तो अगर ये हो गया दैट मींस इज सिग्मा L हो गया, और Q जो हो गया ये क्या, सिग्मा, और इसमें 100 माइनस L हो गया। अब क्या होता है, ये सिग्मा सिग्मा कट ऑफ, सिग्मा सिग्मा अगर कट ऑफ हो जाएगा सो दैट मींस L बाई 100 माइनस L हो जाएगा। अभी PQ और RS का सेम, क्योंकि दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं बताया था दिस इज R, दिस इज S। तो अगर ये हो गया तो ये R बाई S लिख दिया मैं, और दिस इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L हो गया। वो तो था ही, सिग्मा सिग्मा कट ऑफ हो गया था। तो R बाई S इज इक्वल टू, अगर इसको लिखोगे सो S बाई R क्या होगा, इसको उल्टा करके लिखिएगा। ये R अगर उठ के इधर आ गया दैट मींस R into 100 minus L by L। So S is your unknown resistance which was supposed to calculate, so मैं वही कैलकुलेट कर रहा है S का वैल्यू। बोलो समझ में आया? यस सर। क्लियर है एवरीवन का? यस
सर